हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 बिलियन के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नोट्स के साथ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जिन बच्चों ने नोट्स ले रखा है तो वो अपने नोट्स से ही पढ़ लें, क्योंकि लास्ट में आंसर भी रहता है और बढ़िया आप लोग तैयारी करते रहें। और यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें क्लास 12 केमिस्ट्री का नोट्स लेना है, नोट्स के लिए हमारा पर्सनल नंबर आप लोग लिख सकते हैं 9685299149। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। नोट्स का चार्ज मात्र 100 रुपये लगता है, जिसमें ऑल चैप्टर आपको नोट्स विथ ऑब्जेक्टिव मिलेंगे प्रॉपर तैयारी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समान प्रसरण दाब वाले बिलियन क्या कहलाते हैं। ऐसे बिलियन जिनका प्रसरण दाब समान होता है वो आपका समपराशरी बिलियन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप लोगों को अभी मैं यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ, मतलब इसके एक वाक्य में उत्तर, बहुविकल्पी के अलावा भी कुछ नहीं होगा, मतलब केवल और केवल बहुविकल्पी आज होगा। एक वाक्य में उत्तर, रिक्त स्थान वाले ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं रहेंगे। तो अभी यहाँ पर आप लोग जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन नहीं दर्शाता है। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता वो अनादर्श विलयन कहलाता है, ये सबको पता है। जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो आदर्श विलयन कहलाता है। अनादर्श विलयन भी दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक विचलन युक्त विलयन और एक ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन। तो धनात्मक विचलन युक्त विलयन का मतलब होता है राउल्ट के प्रसरण दाब से थोड़ा सा ज्यादा हो, वो आपका क्या कहलाता है, धनात्मक विचलन युक्त विलयन। तो बोला है कि कौन सा धनात्मक विचलन युक्त विलयन नहीं दर्शाता, तो आपका बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, इसका जो है बच्चों ये एग्जाम्पल है ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन का। बाकी बेंजीन में आप एसीटोन मिला दो, बेंजीन में एथेनॉल, बेंजीन में कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये धनात्मक विचलन युक्त विलयन है। अगला देखिए, साधारण नमक को जल में घोलने पर क्या होगा। जल का क्वथनांक घट जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। देखो, यदि साधारण है आसानी से वो उबलेगा, आसानी से वो वाष्पित होगा, लेकिन जैसे ही नमक मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों आसानी से नहीं, थोड़ा और अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। इसलिए हमेशा विलयन का क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अवाष्पशील विलय युक्त है ना, आप लोग किसी विलायक में पदार्थ को मिला दो, कोई भी अवाष्पशील विलय युक्त जो पदार्थ है, मतलब कहने का तात्पर्य जो वाष्पित ही ना हो, उसको मिलाने से क्वथनांक हमेशा बढ़ता है, क्वथनांक हमेशा बढ़ता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। जब रक्त कोशिका एक से अधिक प्रसरण वाले विलयन में रखी जाती है तो वो क्या होगी, एक से अधिक प्रसरण वाले विलयन में रखी जाएंगी तो क्या होगी, सिकुड़ जाएगी, फूल जाती है। दो ही ऑप्शन में बताओ, दो ही ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर होगा। तो बच्चों जब एक से अधिक प्रसरण वाले विलयन में, मतलब जिसका प्रसरण दाब जो है एक से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, पहला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श विलयन नहीं है। आदर्श विलयन नहीं, जो राउल्ट के नियम का पालन ना करे वो आदर्श विलयन नहीं के होगा, है ना, और जो राउल्ट के नियम का पालन करे वो आदर्श विलयन होगा। तो इसका राइट आंसर है, जैसे आपका एथिल आयोडाइड और एथिल अल्कोहल का मिश्रण, ये आदर्श विलयन नहीं है, बाकी ये सब के सब आदर्श विलयन है। जैसे अब आप लोग एग्जाम्पल याद रखो कि आदर्श विलयन कौन कौन से है ना। जब हम पढ़ाते हैं तो आप लोगों को बताते हैं कि प्यारे बच्चों आप लोगों को किस तरीके से क्रम से है ना, आप लोगों को चार्ट बना लेना। जैसे आदर्श अनादर्श पढ़ रहे हो ना, उसके 3-4 एग्जाम्पल आपको याद रखना है जो एनसीईआरटी में है, ठीक है। बाकी इस चैप्टर का पूरा सोल्यूशन हमने करा रखा है। कहाँ पे मिलेगा सर, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना रहता है, तो किसी बच्चे को भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है, बढ़िया क्रम से देख सकता है। चलिए अगला देखिए, राउल्ट के नियमानुसार अवाष्पशील विलय के है ना विलयन के लिए सापेक्ष वाष्प दाब में अवनमन किसके बराबर होता है। विलायक के मोल प्रभाज के, विलय के मोल प्रभाज के, विलायक के द्रव्यमान प्रतिशत के। तो द्रव्यमान प्रतिशत तो आता ही नहीं है, राउल्ट का नियम आपने पढ़ा होगा भाई। देखो राउल्ट के नियमानुसार अवाष्पशील विलय के विलयन के सापेक्ष वाष्प दाब में अवनमन है ना, वो किसके बराबर होगा, तो विलय। दो घटक होता है बच्चों, एक विलय और एक विलायक, तो वो विलय आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए मैं आपको सूत्र बता देता हूं, P0A माइनस PA अपान P0A बराबर XB, ये फार्मूला हमने आपको कराया था।
एक्स भी जो है वो मोल प्रभाज है विलेय का। अगला प्रश्न है प्रसरण दाब P, आयतन भी, ताप T के लिए निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो यदि हम दाब बढ़ाएंगे तो आयतन कम होगा, व्युत्क्रमानुपाती, बिल्कुल सही है। तापमान बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। ये आपका असत्य है, ठीक है। सी नंबर जो है आपका सत्य है, क्योंकि दाब आयतन के व्युत्क्रम होता है लेकिन समानुपाती है, इसलिए आपका असत्य है। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। अर्धपारगम झिल्ली रासायनिक रूप से किससे बना हुआ है ना। तो ये तो राइट आंसर आपको पता होगा, कॉपर फेरोसाइनाइड से। किससे? कॉपर फेरोसाइनाइड से। निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है ना, विलयनों का वह गुण जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, वो अणुसंख्यक गुणधर्म है। आपके सिलेबस में है ना, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और प्रसरण दाब, 4 अणुसंख्यक गुणधर्म आपके सिलेबस में है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, चलिए। मोलल विलयन में विलेय पदार्थ का 1 मोल घुला रहता है। मोलल यानी मोललता से संबंधित है, तो मोललता जो है 1000 ग्राम विलायक से परिभाषा बनता है, ठीक है। ऐसे दिमाग रखो ना, जो मोललता है वो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है। तो भाई जब 1 मोल 1000 ग्राम विलायक में होगा तभी तो मोलल कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जिनको भी नोट्स लेना है, देखो भाई, यदि प्रॉपर तैयारी करना है तो क्लास के साथ साथ नोट्स भी आपको जरूरी रहता है। और नोट्स एक सब्जेक्ट का मात्र कितना लगता है बच्चों? 100 रुपए, बढ़िया प्रॉपर तैयारी के लिए। तो जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है, मात्र 100 रुपए में बढ़िया आपको नोट्स मिल जाता है। एक आदर्श विलयन क्या कहलाएगा? जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वही तो आदर्श विलयन कहलाएगा। क्वेश्चन दिया जाए, जो आदर्श विलयन किसे बोलेंगे? जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा। किसी घोल में अणुसंख्यक गुण आधारित है। अभी आपको बताया कि किसी विलयन के वैसे गुण जो है ना विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर नहीं, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती हैं, वो आपका क्या कहलाएगा? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शुद्ध जल का मोलरता चाहे मोललता कुछ भी आ जाए, वो 55.6 या 55.55 ऐसा भी लिखा मिल जाता है कभी कभी, 55.56 या 55.55 रहे या 56 रहे, दोनों वही चीज है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए। निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? मैंने आपको बताया आपके सिलेबस में 4 अणुसंख्यक गुणधर्म है। प्रसरण दाब है ना, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन। अब देखो यहां पर क्या बोला है, प्रसरण दाब ये भी सही है ना, हिमांक अवनमन वही सही है, क्वथनांक उन्नयन वो भी सही है, लेकिन आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होना चाहिए ना। यहां अवनमन है, ये अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन वो अणुसंख्यक गुणधर्म है, लेकिन यहां पर वाष्प दाब अवनमन है, इसलिए ये अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान का अनुपात क्या कहलाता है? बताओ आप लोग। प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान का अनुपात आपका वान ठाप गुणांक कहलाता है। प्रसरण दाब का पाई बराबर nRT/C कहां पे है? पाई बराबर nRT/C अभी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी, पाई बराबर nRT/V, ये आपका प्रसरण दाब ज्ञात करने का सही सूत्र है, सी नंबर बच्चों। हम 50 क्वेश्चन करेंगे और आप लोगों को भाई रिवीजन करते चलना है ना, और एनसीईआरटी बुक फॉलो करो जितना भी हो सकता है। गैसों का द्रव में विलेयता का नियम किसने दिया? बताओ आप लोग। गैसों का द्रव में विलेयता का नियम किसने दिया? तो हेनरी का नियम आपने पढ़ा है ना, तो हेनरी राइट आंसर हो जाएगा। पीतल है कैसा है? ठोस विलयन है, ठोस को ठोस में मिलाने से पीतल बनता है, ठोस को ठोस में मिलाने से ही पीतल बनता है, ठोस को ठोस में मिलाएंगे तभी आपका ठोस विलयन बनेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूल्यों की संख्या क्या कहलाती है? 1000 ग्राम की बात आ जाती है तो मोललता ही कहलाती है, लेकिन वहीं पे 1 लीटर विलयन बोला जाता तो वहां पर मोलरता हो जाता। किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता? बताओ बच्चों। मोललता, मोल प्रभाज, फार्मलता, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर क्वेश्चन। किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता? मोललता और मोल प्रभाज दोनों पर ताप का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता। मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है विलेय की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, विलयन के वाष्प दाब पर, विलयन की ऊष्मा। मोलल या मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा भाई? राइट आंसर क्या होगा आपका? विलायक की प्रकृति पर, ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। कि सही है गलत है? सही है, विलायक की प्रकृति, हाँ वी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाते हैं?
अर्धपारगम झिल्ली से निकलना विलायक का अणु ही संभव है, विलायक अणु अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाता है। मोललता आप लोगों को पता है भाई, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में उपस्थित मोल की संख्या, तो मोल प्रति किलोग्राम ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रसरण दाब की इकाई बताओ आप लोग, प्रसरण दाब की इकाई बताओ। तो भाई एटमॉस्फेयर दाब है, एटीएम से ही रिप्रेजेंट करते हैं। समपराशरी विलयन में क्या होता है, प्रसरण दाब समान होता है ना। समपराशरी विलयन में प्रसरण दाब समान होता है। तो प्रसरण दाब कब समान होगी, जब मोलर सांद्रता समान होगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? अच्छा, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इस कारण से बच्चों क्वथनांक कम हो जाता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अभी हमने एक फार्मूला बताया था, P0A - P/P0, आपेक्षिक अवनमन है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ये P0 - P/P0। प्रसरण दाब बढ़ता है कब, प्रसरण दाब का मान कब बढ़ेगा? तापक्रम बढ़ा दें, तापक्रम घटा दें, आयतन बढ़ा दें। तो प्रसरण दाब कब बढ़ेगा, जब तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ाएंगे तो प्रसरण दाब बढ़ जाएगा। समुद्र जल का दाब कितना होता है लगभग? समुद्री जल का दाब लगभग होता है 30 वायुमंडलीय दाब के बराबर, 30 ATM के बराबर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संघटन पर उबलता है, वो क्या कहलाता है? स्थिर क्वथी मिश्रण कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एजियोट्रॉप। जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप। क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप। निम्न में से विलयन के लिए कौन सा अणुसंख्यक गुण है? बाबूजी मैंने आपको बताया ना कि अणुसंख्यक गुण 4 हैं, गुणधर्म। पहला प्रसरण दाब, ठीक है। दूसरा प्रसरण जो आपने पढ़ा, दूसरा आपका आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन। तो उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, प्रसरण दिख रहा है ना, प्रसरण। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रसरण। निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? फिर वही क्वेश्चन बन गया, घुमा दिया, ठीक है। हिमांक अवनमन है, आपेक्षिक अवनमन है, क्वथनांक उन्नयन है, प्रकाशीय क्रियाशीलता ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ये अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। मोलरता किसे बोलते हैं? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो ग्राम प्रति लीटर होगा कि मोल प्रति लीटर? तो मोल प्रति लीटर, क्योंकि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या मोललता है, और वहीं पे 1000 ml यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या आपकी मोल, यहां पर बच्चों मोलरता है। तो मोल प्रति लीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। मोलरता किस पर निर्भर करता है? देखो भाई अभी हमने पढ़ाया था मोललता और मोल प्रभाज ताप पर निर्भर नहीं करता, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। तो जो मोलरता है वो किस पर निर्भर करता है? तो हमने मोललता बताया कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या वो मोललता है। जब मोलरता की बात करते हैं तो 1 लीटर विलयन में यानी आयतन पर निर्भर करता है, और मोललता द्रव्यमान पर, मोलरता आयतन पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर। मोल प्रभाज कैसे निकाला जाता है? कि विलयन के एक घटक के मोल की संख्या और विलयन में उपस्थित समस्त घटकों की मोलों की संख्या का अनुपात हम क्या बोलते हैं बच्चों? मोल प्रभाज कहते हैं। लेकिन यहां पर इस बात पर निर्भर करता है कि भाई विलय के मोलों की संख्या कितनी है। जैसे मैं कहता हूं कि विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n है, तो फिर आपका पहला नंबर राइट आंसर हो जाएगा कि स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल n। कैपिटल n क्या है? वो विलायक के मोलों की संख्या है, विलायक के मोलों की संख्या। जब भी हम मोल प्रभाज की बात करते हैं तो विलयन में एक घटक के मोल की संख्या और विलयन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्या जो अनुपात है वही मोल प्रभाज कहलाता है बाबू, ठीक है। विलायक की अपेक्षा विलय के हिमांक का मान क्या होता है? ज्यादा होता है, कम होता है? विलायक की अपेक्षा विलय का हिमांक, भाई विलायक आसानी से उबलेगा, विलायक आसानी से बाष्पित होगा, लेकिन हिमांक जब हम बात करते हैं यानी उसको जमाने की बात करते हैं तो और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा तो कम हो जाएगा। विलय के हिमांक की मान में कमी आएगी। विलयन में विलय तथा विलायक के मोलों का योग कितना होता है? तो किसी भी विलयन की बात करते हैं, मोल प्रभाज है बच्चों, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज का योग 1 होता है, क्योंकि विलयन के मोल प्रभाज का मान 1 से अधिक हो ही नहीं सकता, चाहे उसमें कितने भी घटक हों। किसी विलयन का वाष्प दाब होता है, बताओ किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से अधिक होगा कि कम होगा? वाष्प दाब शुद्ध विलायक से हमेशा कम होगा, शुद्ध विलायक से हमेशा कम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? बी नंबर हो जाएगा, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से हमेशा कम होता है। किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होता है,
सांद्रण के समानुपाती, सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका राइट आंसर होगा सांद्रण के समानुपाती होगा, सांद्रण के समानुपाती। आदर्श विलयन क्या है? जो राउल्ट के नियम का पालन करे, जिसमें एंथैल्पी परिवर्तन ना हो, आयतन में परिवर्तन ना हो, वो आपका राउल्ट का नियम कहलाता है। तो अपना फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। मोलरता किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। हमने बताया था मोलरता, मोलरता भी आपको बताया आयतन पर निर्भर करता है, और मोलरता द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, किस कारण से? वास्तव में सही है, बर्फ में नमक मिला दें तो टेम्परेचर और कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बाबू? इसका राइट आंसर होगा हिमांक में कमी। ताप में कमी मतलब हिमांक में अवनमन। हेनरी का मान निर्भर करता है किस पर? ताप पर, गैस की प्रकृति। मुझे लगता है दोनों पर, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताप पर भी और गैस की प्रकृति पर भी। ताप बढ़ाने पर हेनरी नियतांक का मान क्या होता है बताओ? ताप बढ़ाने पर हेनरी नियतांक का मान बढ़ता है। ये अपना फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बाकी जिनको भी नोट्स लेना होगा तो मैंने अपना पर्सनल नंबर दे दिया है बच्चों, ये मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149। आपको प्रॉपर नोट्स विद ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेगा। जिनको भी नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिलियन में संगुणित होने वाले विलेय के लिए वान हाफ गुणांक का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 से कम होता है ना। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? हमने आपको बताया है, लास्ट में कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है, इसमें आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।